नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए ध्यान रखिएगा, 21 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 154 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग जो है 155 नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में 2 प्रश्न होते हैं। एक आपका स्टैटिक जीएस का होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप लोग बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। देखिए अभी जो है मुख्य परीक्षा में ध्यान रखिएगा, जो लोग मुख्य परीक्षा की अभी से तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए ओवरऑल में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 214 दिन बाकी हैं। इन्हीं 214 दिनों में आपको सारी की सारी चीज़ों को तैयार करना है। वो चाहे आपका जीएस के चारों पेपर हो, हिंदी एस्से हो, या आपका जो ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है, 2 पेपर होते हैं तो उनको हो। तो सभी चीज़ों को आपको बेहतर करना है और बेहतर इतना लिखना है कि आपका उत्तर 12 लोगों से बेहतर हो। ये भी आप समझिए। तो आपको ये चीज़ें कैसे आएंगी, इस चीज़ के लिए आपको डेली लिखना पड़ेगा। और आज का दिन भी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक दिन जो है बीतता चला जा रहा है। एक एक दिन आपकी पूरी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आने वाला। तो जो लोग भी 2021 में नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी जैसे देखिए प्रारंभिक परीक्षा है पहले, तो देखिए आप पूरा टाइम प्रारंभिक परीक्षा पर लगाइए। बस केवल 1 घंटा जो है आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लिखने में लगाइए। अब देखिए ये सबसे गंदी चीज़ होती है कि मतलब मन भी नहीं करता और लिखना पड़ता है। तो ये बहुत गंदा लगता है लोगों को, सुनने में भी, देखने में भी, कि आज ये सब क्या हो रहा है। लेकिन दिक्कत यही है, ये कड़वा सच है कि लिखने से ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर होगी और लिखने से ही आप मुख्य परीक्षा में अ, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब आप डेली डेली 2 प्रश्नों को लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग डेली डेली 2 प्रश्नों को एटलीस्ट लिखते रहिए। अन्य प्रश्नों को जहाँ से भी, जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ से जो भी मिला है मटेरियल उसको आप देखिए। और जो फ्लो चार्ट के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो इनको बेहतर तरीके से लिखना होता है, ठीक है। ऐसे आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए आइए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 309 है और 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में ध्यान रखिएगा आपको कोटेशंस डालने होते हैं। कोई कोटेशंस में आपका कविता हो सकती है, कोई श्लोक हो सकता है, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिए। उसके बाद में पैराग्राफ डॉट्स के फॉर्मेट में लाएँ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में डायग्राम का उपयोग करिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप अंडरलाइन भी करिए, फ्लो चार्ट का उपयोग करिए, डायग्राम का करिए, डेटा का करिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को लिखिए। और एक चीज़, स्वच्छता का खास ख्याल रखिए। देखिए प्रेजेंटेशन ही आपका महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि होता क्या है, अगर कंटेंट थोड़ा सा ठीक नहीं भी है लेकिन वो देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, 1-2% अगर नहीं भी कंटेंट पूरा हो पा रहा है, लेकिन हाँ प्रस्तुतिकरण आपने अच्छा किया है कि जैसे 2 लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए। आपकी हैंडराइटिंग अगर थोड़ी नहीं भी बेहतर है तब भी आपकी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो इन चीज़ों को समझिए और अच्छे से प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, विषुवत रेखी वर्षा वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, विषुवत रेखी वर्षा वनों की विशेषताएं। सबसे पहले विषुवत रेखी वन कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद में इनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको एक एक करके बताना है।
तो देखिए 125 शब्दों में ही लिखना है। तो देखिए विषुवत रेखी, जैसे देखिए हमारा जो पृथ्वी है इस तरीके से, ठीक है, इसको मध्य भाग से, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ठीक है, और अक्षांश रेखाएं ऐसे होती हैं। तो ये 20 से जो है ये आपकी कर्क रेखा जाती है, इधर से आपकी मकर रेखा है। अब देखिए ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, अब ये 5 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। ये 5 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? यही विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों, जैसे ये वाला, ठीक है, ये एक लाइन ऐसे लाइंस में बटी हुई अक्षांश रेखाएं कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये 5 से 10 के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो होता है वो विषुवत रेखीय प्रदेश कहलाता है। और इसी यहीं पर जो वन पाए जाते हैं, इन्हीं वनों की विशेषताओं को बताना है आपको, ठीक है। तो ये उत्तर और दक्षिण, ये देखिए आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ठीक है। जैसे इस गोले को 2 पार्ट में बांट दीजिए। बांटने वाली रेखा क्या है? विषुवत रेखा, ठीक है। 0 डिग्री रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। तो इन क्षेत्रों के बारे में अब देखिए, जो यह विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच की यह स्थिति होती है, और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पौधों को अच्छे से, जो भी पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से उगते हैं, उनको सारी चीज़ें, आर्द्रता, टेम्परेचर, वर्षा, सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यहाँ पर औसत तापमान, जो औसत की बात की जा रही है, औसत तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए, आपने विषुवत रेखीय क्षेत्र के बारे में बताया। अब देखिए ज्योग्राफी वाले प्रश्न में आपको क्या करना होता है कि आप एक डायग्राम जरूर बनाएं। अब इसमें एक डायग्राम अच्छे से बनाया जा सकता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र को दिखाया जा सकता है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे विषुवत रेखीय वनों की विशेषता एक एक करके देखते हैं हम लोग। मेनली प्रश्न आपसे यही पूछा गया था, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी थोड़ा सा चीज़ों को बताइए, फिर अपना मेन प्रश्न, जो मुख्य प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसके बारे में जवाब दीजिए। तो देखिए इसमें आपका उच्च आर्द्रता होती है। ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर उच्च आर्द्रता होती है, उच्च तापमान होता है, इसी के कारण उच्च वर्षा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। इसी के कारण यहाँ के जो वन हैं वो सघन होते हैं, लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे बहुत टाइप के वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर कभी कोई वृक्ष जो है पहले पत्ता गिराते हैं, पतझड़ करते हैं, ठीक है। पत्ते गिरने का समय जो होता है सभी वनों का अलग अलग होता है। तो ये संपूर्ण वन सदापर्णी भी कहलाते हैं, ठीक है। और क्या है इन वनों की विशेषताएं कि जैसे वनों के तने जो हैं, जैसे ये जो बीच वाला पोर्शन जो होता है, जैसे कोई वृक्ष है, ये जड़ है, अब ये आपकी टहनियाँ हैं, तो ये तना जो होता है, ये तने लंबे, मतलब लंबी ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र में, ठीक है। शाखाएं छोटी होती हैं, शाखाएं होती हैं इससे, तो ये छोटी होती हैं, लेकिन लंबाई में जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। इन वनों की लकड़ी जो है बहुत सख्त होती है। अब देखिए जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर सघनता बहुत ज़्यादा है। सघनता के कारण यहाँ पर परिवहन सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इन वनों में जैसे सघनता के कारण हमें अगर कोई अच्छी लकड़ी को चूज़ करना है या प्राप्त करना है तो हमें वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने हैं, डेंस हैं, ठीक है। और क्या है कि ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र वर्षा वन जो होते हैं, तो इनमें जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और
इनमें अगर बात करें तो पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाला अमेजन बेसिन जो है वो इसी विषुवत-रेखीय वर्षा क्षेत्र वर्षा वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन बेसिन को। अब देखिए, जो विषुवत-रेखीय वन हैं इनमें इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इनमें रबड़ हो गया, महोगनी हो गई, एबोनी हो गए, नारियल हो गया, बांस हो गया। इसके अलावा अन्य भी वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत सारे टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी विशेषताएं नहीं, कुछ विशेषताएं अगर आपने कहीं और से पढ़ी हैं तो उनको भी आप अपने उत्तर में ऐड करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। तो ये विषुवत-रेखीय वनों की विशेषताएं थीं। अब इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों, आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग भी 2021 मुख्य परीक्षा का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है आपका 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, समसामयिक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 310 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। जितनी शब्द सीमा में जो प्रश्न जिस मात्रा में कहा जाए उसी शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। प्रत्येक प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां बिल्कुल रट लीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को डेली डेली ये चीज़ें बताता हूँ कि कम से कम ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, कभी भूले नहीं। उत्तर लिखें तो आपको याद रहे कि इतनी चीज़ें, इतने पॉइंट्स मुझे ऐड बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उत्तर को लिखना है, जिससे गलतियां ना हो और आपको मार्क्स अच्छे मिल सकें। तो सबसे पहली सावधानी यही होती है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। इसके साथ में आप अगर प्रश्न में अगर आप दिखा सकते हैं तो डायग्राम दिखा दीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी नदियाँ, कहाँ से क्या, किस तरीके से, तो ये चीज़ें क्या होंगी, सीमा प्रबंधन किस तरीके से, तो आप मैप के माध्यम से चीज़ों को बता सकते हैं काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर डेटा, डायग्राम, मैप, इन सारी चीज़ों का उपयोग करना है अपने प्रस्तुतिकरण। जो आपका उत्तर है वो उत्तर और अच्छा हो, बेहतर हो, तो उसका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो एक लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। ठीक है, काटना पीटना नहीं होना चाहिए। जो पता लगा खूब कटाई हो रही है, आपने खूब काट काट के बिल्कुल गंदा कर दिया है पूरे पेज को, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छी लाइनें जो होती हैं उनको आप अंडरलाइन करिए। हेडिंग मत डालिए, हेडिंग मत डालिए। अगर हेडिंग ही डाल रहे हैं तो उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा दीजिए, तो फिर वो हेडिंग के फॉर्मेट पे नहीं आएगी, अच्छा भी लगेगा एग्जामिनर को देखने में। ठीक है, तो ये सारी की सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को प्रश्न को लिखना है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रश्न को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत बांग्लादेश के संबंधों में विवादास्पद बिंदुओं को बताइए तथा भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व को स्पष्ट कीजिए कि भारत के लिए बांग्लादेश जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, बांग्लादेश क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, तो इसको बताना है। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भारत बांग्लादेश के संबंधों के विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो बांग्लादेश का, जैसे इंडिया इस तरीके से है, ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। आप मैप के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश के जो मुक्ति संग्राम था वो 1971 में हुआ था। ठीक है, भारत के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी इस मुक्ति संग्राम में 1971 में। और भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल विवाद भी है। नदी जल विवाद है, बड़ी और छोटी नदियों को मिलाकर कुल 54 रिवर्स जो हैं वो सीमा पार हैं।
ठीक है, मतलब भारत से और बांग्लादेश में जाती हैं, छोटी बड़ी सभी को मिलाकर। अब इन्हीं के रेगुलेशन के लिए एक आयोग बना था, द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग बना था, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसका क्रियान्वयन सही से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में विश्वसनीयता नहीं बन पा रही है, यह अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है आयोग। और जैसे तीस्ता जल बंटवारा है, ठीक है, तो इसमें तीस्ता जल बंटवारे समझौते में क्या है कि इसको लेकर विलंब भी किया जा रहा है। तो इससे बांग्लादेश को लगता है और भारत को, दोनों को लगता है कि भरी दोनों देशों के बीच में जो मंशाएं हैं, जो एक आकांक्षाएं हैं, वो अलग अलग आ रही हैं। इसीलिए समझौता और ज़्यादा देरी हो रही समझौते में। तो ये भी बहुत बड़ी विवाद का बिंदु है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब देखिए, व्यापार संतुलन की जहाँ तक बात करते हैं तो व्यापार असंतुलन का भी मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत बड़ा है। हमेशा जो ट्रेड है, व्यापार जो है, वो भारत के पक्ष में ही रहा है, हमेशा भारत के पक्ष में ही रहा है। तो इससे बांग्लादेश चिढ़ता है कि भाई सारी चीज़ें, और एक बिग ब्रदर की भूमिका को निभाना चाहता है भारत, और निभाता भी है। ठीक है, इसके साथ में यहीं पर एक दूसरी बात भी आती है कि विवाद ये भी रहता है कि भाई चीनी प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश पर आ रहा है। वर्तमान में अगर देखते हैं, वर्तमान संदर्भों को देखें तो एक बृहद पैमाने पर ऋण दिया गया है चाइना ने बांग्लादेश को अपने प्रभाव में लेने के लिए, क्योंकि इंडिया को चाइना हर तरफ से घेर रहा है। वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, और आपका बांग्लादेश हो, इधर श्रीलंका हो, मालदीव हो, हर जगह पर अपना प्रभुत्व जमाता चला जा रहा है चाइना। तो इससे क्या है, भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। बहुत सारी विकास की परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है चाइना के द्वारा बांग्लादेश में। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि जैसे बहुत सारी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रखा है चाइना ने। अब जो प्रोडक्ट भेजता है, जो बांग्लादेश की मार्केट है, तो वहाँ पर चाइना जो उत्पाद भेजता है, जो प्रोडक्ट भेजता है, तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगाता। तो ये एक फेवर देता है, एक अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करता है चाइना। अब देखिए, सीमा प्रबंधन की जहाँ तक बात की जाए तो सीमा प्रबंधन भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहीं से, बांग्लादेश से ही भारत में हथियार, मादक द्रव्य और जाली नोटों की तस्करी होती है। तो ये भी बहुत बड़ा एक विवाद का बिंदु रहता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का बिंदु बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसके साथ में अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में अपने विवाद के बिंदुओं को बता दिया। अब इसके बाद भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है? तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के लिए यह प्रवेश द्वार की तरीके से काम करता है। अब अगर आपको जो है पूर्वोत्तर राज्यों में जाना हो, ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और क्या है, भारत के लिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है हमारा। 2018-19 में भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात बांग्लादेश को किया है, $9.21 बिलियन का निर्यात किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया है। तो ये भारत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, ये दोनों चीज़ों पर भारत को कार्य करने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो चाइना अपने प्रभाव में ले रहा है बांग्लादेश को, वो ना लेने पाए। इन सारी चीज़ों को इंडिया को अच्छी तरीके से देखना होगा, क्योंकि देखिए, एक BBIN परियोजना है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कनेक्टिविटी परियोजना है। तो इसमें बांग्लादेश भागीदार है। तो इसलिए भी भारत, भाई सभी जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनमें शांति व्यवस्था और अपना एक सहयोग भारत को दिखाना होगा।
अगर आपके पड़ोसी ही आपसे नाराज रहने लगें और कोई दूसरा पड़ोसी उन देशों के ऊपर राज करने लगे या अपने प्रभाव में लेने लगे, तो ये भारत के लिहाज से चीज़ें ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक भारत और बांग्लादेश के बीच में भाई हमारा एक ऐतिहासिक संबंध है, ठीक है। अगर हमें पूर्वोत्तर का विकास करना है तो भी हमें क्या है कि बांग्लादेश के माध्यम से चीज़ों को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको बेहतर करना पड़ेगा। जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी विवादास्पद बिंदु हैं, उनको ठीक करना होगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो चीनी प्रभाव है उसको कम करने के लिए भारत को अपना प्रभाव बांग्लादेश के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर रूप से हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इस प्रश्न को आप लोग 125 शब्दों में लिखना था। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग 125 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखिए और निष्कर्ष में अपने शब्दों में चीज़ों को कुछ अपने उपाय भी बता दीजिए कि किस तरीके से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा उत्तर बढ़िया से लिखिए। और इसके PDF जो है आप लोगों को UPPCS मेंस 2021 का बैच चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। और जो लोग भी अपना UPPCS मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2021 में जॉब लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि 214 दिन बचे हैं। अब इन्हीं में आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, देखिए जिस समय आप पढ़ने लगते हैं ना तो दिन पूरा का पूरा ऐसे ही आपका निकल जाएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी आती है, चिंताएं भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना आए, 2021 में जॉब आपको मिले, इसके लिए आप लोग UPPCS मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का स्टडी ग्रुप चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से चीज़ों को पढ़ के और लिख कर जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।